द इंटरव्यू, ये हमारी खास सीरीज है। इस सीरीज के अंदर हम देश की नामी ग्रामी कंपनीज के मैनेजमेंट से करते हैं बातचीत दो वजहों के साथ। पहला, उन्होंने चमत्कार कैसे किया, कैसे वो यहां तक पहुंचे, उनकी जर्नी में बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद की जीत है जो हमको पता लगती है। ये तो हमारे लिए है, अब उनके लिए बात तो हम उनसे पूछते हैं। वो ये बात पूछते हैं कि आगे चल के आपकी कंपनी जहां भी प्लेस्ड है आगे क्या क्या करने वाली है, ताकि हम पूरा एक आइडिया ले पाए कॉर्पोरेट कल्चर का कि एक्चुअली उस सेगमेंट के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है और पूरे देश के अंदर अलग अलग कंपनीज के अंदर इस समय की रूपरेखा क्या है। एक और चीज जो मेरे को इस पूरे इंटरव्यू सीरीज के अंदर बहुत पसंद आई वो ये आई कि हम सबके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी ने अपनी मेहनत से एक ऐसे मुकाम पा लिया है जो ना केवल अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपनी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक हिस्सा बन चुका है, बल्कि वो एक ह्यूमन के लिए भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ विकास चतुर्वेदी जो कि ज़ेनेडू रियलिटी के सीईओ हैं, वो मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं। विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने हमको आज समय दिया। आपसे अच्छा लगेगा बातचीत करके। विकास सर, जब मैं आपकी कंपनी का प्रोफाइलिंग देख रहा था, जब हम देख रहे थे कि एक्चुअली करती क्या है आपकी कंपनी, तो सारी चीजें तो मैंने बाद में देखी। सबसे पहले ये देखा कि आप ग्रेट प्लेस टू वर्क हैं और 2019 में आपको अवार्ड मिला है इसका। जी, तो मतलब ये तो सर सबका ड्रीम होता है कि जिसको ये अवार्ड मिले, जिसको सर्टिफिकेशन मिले, वो उस कंपनी का हिस्सा बने। तो आप हमको बताइएगा हम आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज भी हम भी आपकी कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज आपसे बात करके डिम्पी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर शो। बट आपसे बात करके हम कनेक्ट हो गए हैं आज से। ग्रेट सर। नहीं, अब हम भी कह सकते हैं ना कि हमने 2019 में तो ग्रेट प्लेस टू वर्क वाली कंपनी के सीईओ से हमने बातचीत की है। नाउ वी हैव एन ऑनर आल्सो, वी हैव एन ऑनर आल्सो। अभी हमारा भी ऑनर होगा। ग्रेट वन सर, गुड वन। अच्छा सर, ये ग्रेट प्लेस टू वर्क वाली जर्नी कहाँ से शुरू हुई, ये आइडिया कैसे आया, और इस समय ज़ेनेडू रियलिटी जो है वो पूरा काम क्या करती है? क्योंकि जितना हम समझ रहे थे शायद रियल एस्टेट का कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं करते होगे। मैं बिल्कुल ठीक हूं सर? नहीं, कई चीजें हैं जो नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप पहले क्या बताना चाहते हैं? नहीं वो करते वो वाला बताएंगे, जो करते हैं वो वाला बताएंगे? आई थिंक आपका जो पहला प्रश्न था विच वाज अबाउट ग्रेट प्लेस टू वर्क, उससे शुरू करते हैं। जब हमने शुरुआत की थी 2015 दिसंबर में, तो हमारे जो फाउंडिंग टीम थी उसके दिमाग में ये क्लियर था कि एक ऐसी जगह बनाने वाले हैं, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले हैं जो कि इस अवार्ड को जीतने के लिए नहीं बन रहा, बट जेन्युइनली इट हैज टू बिकम अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। क्योंकि इसका कोर प्रपोजिशन जो था और जो है वो है कि इट इज अ ह्यूमन कैपिटल पावर हाउस ऑफ द इंडस्ट्री। सो अगर सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो टीम है, ये स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, सेल्स एंड द रेवेन्यू वैल्यू चेन वाला जो पार्ट है रियल एस्टेट का, उसके अंदर सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स का कोलैबोरेशन है। पीपल हु हैव एक्सपीरियंस एट द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स, जिन्होंने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को अपने काबिलियत के बल पे सॉल्व किया है। और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस का कॉम्बिनेशन है जो कि क्लासरूम में सिखाया नहीं जा सकता। जनरली रियल एस्टेट में आप अगर देखेंगे तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो एलाइड इंडस्ट्रीज की तरफ से इन्वॉल्व हैं, अगर देखें तो जैसे फाइनेंसिंग की तरफ से HDFC, ICICI, लॉट ऑफ HFCs आर इन्वॉल्व्ड, दे हैव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फाइनेंसिंग। अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरफ से देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन की तरफ से L&T, कैपेसाइट एंड उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड हैं who have institutionalized construction, its quality, timely delivery. बट अगर आप रेवेन्यू साइड से देखेंगे तो डेवलपर ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल आता है टू बिल्ड अ डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन which has top management with experience, like an FMCG organization, like a banking organization, and they find it difficult to create that sort of capability. When Xanadu created that sort of capability, it was very important that because its product is people, its business is people,
and its business is actually moving into the zone where it is solving problem through the capability of people. It was very important for it to be nothing less but the great place to work. So वहां से शुरुआत हुई थी. और the business that we are into, Dimpy, as I briefly mentioned, is हमें ये realize हुआ कि एक developer ecosystem में फाइनेंसिंग का हिस्सा अभी संभाल लिया गया. कॉर्पोरेट फाइनेंस हो या रिटेल लेंडिंग हो, दैट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इज बीइंग टेकन केयर ऑफ. अगर कंस्ट्रक्शन की साइड देखेंगे तो वो भी टेकन केयर है. देयर इज अ सेपरेट इकोसिस्टम व्हिच टेक्स केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन साइड. देयर इज अ लार्ज ब्रोकर फ्रेटर्निटी व्हिच इज अवेलेबल, व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोडक्ट. बट सिस्टम में कोई इस पूरे इकोसिस्टम को एक जगह लेके आए और रेवेन्यू का जो स्ट्रीम है उसको अनलॉक करे. अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट एक नॉर्मल समय में 3 लाख करोड़ के सालाना घर बिकते हैं. लेकिन इतनी बड़ी सेल होने के बाद भी डेवलपर ऑर्गेनाइजेशंस डिस्ट्रेस में क्यों रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां पे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे वो वैल्यू स्टक है इन द प्रोजेक्ट्स. एंड Xanadu रेवेन्यू साइड पे, राइट फ्रॉम द थॉट टू द स्ट्रेटेजी to eventual final solution और उसका execution, and in that process money in the bank of the developers, clients, and helping consumers decide the right product or right project for themselves is where Xanadu actually comes in. So it starts right from the point where what is the problem that our client has, and to the finally providing a solution which is unique to them and doing it at a scale which is at least 5x of whatever they have been doing before. Is the basic promise that Xanadu holds, and it is almost like एक तरफ आप McKinsey की तरह प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं, बट दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी भी सिर्फ Xanadu के पास है. So it is that layer which brings a broker, consumers, banks, and every other architects, designers all put together on a common platform with the developer and solve a problem which eventually unlocks the revenue for our clients. तो हम करते क्या नहीं है, हम वो नहीं करते जो कि जिसपे कि ऑलरेडी देयर इज अ लार्ज इकोसिस्टम अवेलेबल. तो लिएजन, अप्रूवल्स, ओके, ऑल दोस थिंग्स, लैंड क्लियरेंस, हमें मालूम है कि वहां पे डेवलपर्स हैव इनहेरेंट स्ट्रेंथ. सो हम वो नहीं करते हैं. हमें मालूम है फाइनेंसिंग पे देयर इज अ लार्ज इकोसिस्टम अवेलेबल, हम एनेबल कर देते हैं, लेकिन हमारा वो कोर रोल नहीं है. हमारा कोर रोल इज टुवर्ड्स सॉल्विंग द रेवेन्यू or unlocking the revenue in a project so that project can get delivered to its consumers in time, get constructed, and our developer clients also come out of it successfully. Great one. बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार. और जब मैं आपकी वेबसाइट देख भी रहा था, हम कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब मेरे को एक बात पता लगा कि आप ग्रेट प्लेस टू वर्क इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स की फोटोग्राफ हम देख पा रहे थे. मैंने आपकी फोटोग्राफ देखी, आप क्रिकेट खेलने के लिए शायद गुड़गांव के आसपास कोई एक जगह है, वहां पे भी गए होंगे. एक बार मैं भी जा चुका हूँ, बहुत अच्छी जगह है वो. तो वो फोटोग्राफ भी मैंने थोड़ी देर पहले देखी और आपकी टीम को पूरा एंजॉय करते हुए हमने देखा. खैर, एनी हाउ, अब मैं विकास 2-3 चीजों पे आता हूँ. एक चीज जो आपने बोली ना कि देयर इज अ लैक ऑफ अ सिस्टम, सब कुछ अवेलेबल है बट सिस्टम नहीं था. तो आपने वही रूट कोज देखा, वही आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई. और मैं ये बहुत बोलूंगा कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी हार जाते हैं जब वियतनाम जैसा सिस्टम हो. तो आपका सिस्टम होना जरूरी है, शक्तिशाली होना बहुत जरूरी नहीं है. आप 3 लाख करोड़ का माल बेचें या 300 करोड़ का माल बेचें, डजंट मैटर. इफ यू हैव अ सिस्टम तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. ये तो मेरे को आज की लर्निंग है आपसे कि शुड बी डेवलप, सिस्टम शुड बी डेवलप. वो छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, वो डजंट मैटर, सिस्टम होना चाहिए. विकास, 2 चीजें मेरे को पता करनी है क्योंकि रियल एस्टेट पिछले 10-15 सालों में ऑल टुगेदर बहुत सारी चीजों से निकल के आया बाहर. जैसे पिछले 10 सालों में आपको रेरा मिला, पिछले 10 सालों में आपको कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग थोड़ी और इजी हुई. पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल होना चाहिए. हालांकि मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है, 21 के मिड में आ चुके हैं, मुश्किल लग रहा है, बट ठीक है, कोविड को दे सकते हैं इसका क्रेडिट. बट फिर भी अफोर्डेबिलिटी का एक फैक्टर आया, बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म्स ऐसी आई, अवेयरनेस आई लोगों में. अब उनको ये पता लग गया कि ब्याने पर पैसा 2 गुना 3 गुना नहीं हो सकता, आपको समझना पड़ेगा. आप इन्वेस्टर और ट्रेडर्स में फर्क करते हैं. कमर्शियल एक्टिविटीज, कमर्शियल स्पेस बहुत तेजी से ऊपर आया.
ये सारे चेंजेस जो रियल एस्टेट में आ रहे हैं, ये आपके लिए अच्छे हो रहे हैं या आपको थोड़ा और चैलेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज यू डील विद द टेक्नोलॉजी? यस। तो आप जितने ऐसे चेंजेस होते जाएंगे और जितने मास अपीलिंग चेंजेस होंगे, शायद आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़े। ये अपॉर्चुनिटी है या मुश्किल है? सवाल बहुत अच्छा है डिम्पी। मैं इसको दो टुकड़ों में तोड़ता हूँ। पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर रियल एस्टेट पे आता हूँ। अगर आप कुछ समय पहले का टाइम देखेंगे तो इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी इसी तरीके के रेगुलेटरी इंटरवेंशंस हो रहे थे, एंड जनरल एक फीलिंग ये थी कि अब बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप आज देखेंगे तो म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले या इंश्योरेंस आप ऑनलाइन खरीद लेते हैं, किसी पूछते भी नहीं है। रियल एस्टेट में सबसे बड़ी एक जो समस्या थी वो थी कि कंज्यूमर की वॉइस नहीं थी, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उसको किसी तरीके से भी डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अगर आपने सही कहा है कि अगर आप रेरा देखें, मैं तो जीएसटी को भी इसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव मानता हूँ। उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से खासकर महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे स्टेट्स में क्या हुआ है कि कंज्यूमर हैज गॉट अ वॉइस, एंड हम जैसी कंपनी जो कि who holds the promise of brand to a consumer from developer side, for it gets very easy to to understand that आप रेरा के बिना कुछ मार्केट कर ही नहीं सकते अब इन स्टेट्स में, विच मीन्स कि आपको पूरा अप्रूवल का प्रोसेस पहले अपनाना पड़ेगा, और रेरा में सारी विजिबिलिटी कस्टमर के लिए सामने दी हुई है। सो मेरा ये मानना है कि अगर कंज्यूमर का वॉइस आप अगर स्ट्रेंथन करेंगे किसी भी इंडस्ट्री में, तो वो इंडस्ट्री स्ट्रांग ही होगी। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ हिकअप्स आएंगे, कुछ डिफिकल्टी आएंगी, क्योंकि प्रोसेस को और लॉ को इम्प्लीमेंट होते हुए टाइम लगता है, और इंडस्ट्री को उससे अडेप्ट होते हुए भी समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये आप कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं इसमें, उतने ही ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन होती जाएगी। आज की तारीख में एक प्रोजेक्ट से मनी निकाल के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना डेवलपर के लिए नामुमकिन है। Both RERA and GST have ensured that it is absolutely transparent. So, if a consumer is buying in a project, he is assured that that money is getting used to produce his or construct his own project. जो कि आज से शायद 15 साल पहले किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है। So, for us, it is very, 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 very important that ये regulatory initiatives को कायम रखा जाए, और उस तरह की ट्रांसपेरेंसी कर दी जाए कि a day should come, and we are doing it for now, that we are doing 100% digital business in real estate, which is a absolute brick and mortar industry. But मेरा ये मानना है कि अगर ये ऑल इंडिया लेवल पे रेरा को अगर टीथ मिले और कंज्यूमर की वॉइस स्ट्रेंथन की जाए, तो इंडस्ट्री विल ओनली ग्रो फ्रॉम हियर, नॉट कंस्ट्रेंट। इट बिल्ड्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है। आपका जब मैं पेज देख रहा था, उसमें आपने एक स्लोगन भी दिया हुआ है बहुत बड़े लेटर्स में, जो हम शो भी कर रहे हैं, वो है फॉर ऑल, सबके लिए। हालांकि मैं कटसी थोड़ा करते हुए इस चीज को ध्यान रखूंगा, प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, अब वो है नहीं है, वो एक अलग मैटर हो सकता है, बट आपने लिखा है फॉर ऑल विकास। मैं एक आई थिंक ग्रेट प्लेस टू वर्क की शायद साइट पे हैं आप, ये हमारी साइट नहीं है। आप Xanadu.in पे जाएंगे तो वो हमारी वेबसाइट है, www.xanadu.in। ओके, सॉरी मैंने मैं वहीं जाके देखा। ओके, नो इशू। अच्छा सर, एक चीज मैं आपसे और पता करना चाहता था, ये अच्छा जब मैं इसी कंसेप्ट पे हूँ, मैं मान लो एक रिटेलर हूँ और मेरे पास करीब 20-25 लाख रुपया स्पेयर पड़ा हुआ है, और मैं रियल एस्टेट के अंदर एंटर करना चाहता हूँ, मैं आपसे क्या क्या हेल्प ले सकता हूँ? मैं 50 लाख का आदमी हूँ, मेरे पास आज पड़ा हुआ है, मैं लगा सकता हूँ, मैं अपनी जनरेशन के लिए लगाना चाहता हूँ, आपसे मैं क्या क्या हेल्प ले सकता हूँ? आप मेरी क्या क्या हेल्प करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिम्पी, हमारा बिजनेस जो है वो कंज्यूमर फेसिंग है, लेकिन हमारे कस्टमर्स जो है वो डेवलपर्स हैं। सो हमारा एक B2B बिजनेस है, एंड वी आर दैट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी that a developer can have to solve his marketing, sales and strategy problems, so when we take his product to a market, and suppose आप एक retailer हैं या आपके पास एक 50 लाख का बजट है, आप आए हैं, तो we will help you make the right decision कि आपको उन डेवलपर के किस प्रोजेक्ट में सुटेबल रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। क्या आप एंड यूजर हैं जो आप अपनी शॉप से आप अपने आपको अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर हमारे पास बेटर रिटेल स्पेसेस हैं तो हम उसमें आपको हेल्प करेंगे।
या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेजिडेंशियल में या कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज में, सो हमारा बिजनेस इज ऑन द बिहाफ ऑफ द डेवलपर. वी आर नॉट अ डायरेक्ट B2C product which is selling any product, so that there are options. We are exclusive to a developer, so we market their product that way. ठीक है. अब मैं विकास एक चीज आता हूँ, जब आप B2B काम करते हैं तो ऑफ कोर्स उसके अंदर कई बार क्या होता है ना कि आपका कंपटीशन भी बहुत टफ होता है. तो फिर रिटेलर्स में जब आप जाते हैं ना तो फिर आपके पास ये होता है कि ठीक है ये मार्केट ही तो वो मार्केट, ये स्पेशलाइजेशन ही तो वो स्पेशलाइजेशन. अच्छा, और आज के डेट में बिल्डर्स भी क्या है ना, आपको पता ही है कि आप उनके पास हर चीज का इजीली एक्सेस मिल जा रहा होता है. तो एक कंपटीशन कितना है इस मार्केट में? क्योंकि हम जब आपकी वेबसाइट को देख रहे थे हमको लग रहा है इट्स अ यूनिक काइंड ऑफ नथिंग. जो लोगों का मकान बना रहे हैं आप उनका दिमाग बना रहे हैं, आप उनका इंटेलिजेंस आप उनको दिमाग दे रहे हो, लोगों को दिमाग देते हैं, है ना. सो आपका कंपटीशन कितना है इस पूरे सेगमेंट में? अगर आप देखेंगे तो Xanadu is the pioneer of this concept. There has been lot of soul selling that existed हमेशा से रियल एस्टेट में. चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ब्रोकर्स हैव ऑलवेज बीन देयर, जिन्होंने एक प्रोडक्ट को हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया है. बट अगर आप देखेंगे कि फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्रोडक्ट की, अगर आप एक बैरन लैंड पार्सल के ऊपर खड़े हुए हैं और वहां क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, वहां से लेके फाइनली टिल द सेल्स, ये जो पूरी वैल्यू चेन है फ्रॉम द बिजनेस साइड ऑफ थिंग्स, Xanadu ये पूरी एबिलिटी रखता है. मैं उस पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये बिजनेस इतना बड़ा है कि देयर इज हार्डली एनी कॉम्पिटिशन. यस, जो अगर कोई एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई एक्सक्लूसिवली सोल सेलिंग मैंडेट्स ले रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फ्रॉम लॉजिकल पर्सपेक्टिव दे बिकम कॉम्पिटिशन, बट फ्रॉम कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम द स्केल ऑफ द बिजनेस व्हिच एग्जिस्ट टुडे इन रियल एस्टेट, देयर इज हार्डली एनी कॉम्पिटिशन. ठीक है, इंटरेस्टिंग. खैर मेरे को तो आपके कंसेप्ट से बहुत इंटरेस्ट अच्छा दिख रहा है, और मैं जैसे जैसे आपकी वेबसाइट्स को देखते जा रहा हूँ तो मेरे को और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आता जा रहा है. एक चीज मेरे को आपसे और पता करनी है सर, ज्यादातर इंडस्ट्रीज का ना मार्जिन और CAGR काफी हद तक डिफाइंड होता है. एक तो मेरे को आपका मार्जिन नहीं पता लग पाएगा, क्योंकि ये आप बता पाए तो ज्यादा अच्छे से होगा, है ना. एक तो मार्जिन वगैरह आपका क्या रहता है, और दूसरा ये CAGR तो आपके कोई डिपेंडेंस हो ना, आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होते हुए इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो ग्रोथ के साथ. तो ये टिपिकली CAGR के फैक्टर क्या रहते हैं? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आती कैसे है? किस चीज को आप ध्यान रखते हो? क्या बढ़ने से आपकी कंपनी बढ़ेगी? देखिए, हमारी कंपनी के बढ़ने का एक ही रास्ता है. हम पिछले साल पीक ऑफ कोविड में से पहले हम करीब आई थिंक 3 या 4 क्लाइंट्स को सर्विस करते थे. इस साल के खत्म होने तक हम 12 क्लाइंट्स को सर्विस कर रहे थे, जिनके करीब 25 प्रोजेक्ट सिर्फ MMR रीजन में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में हम सर्विस कर रहे थे. हम अपने बिजनेस को मोर देन डबल कर पाए लास्ट ईयर टू क्लोज द सेल्स एट 2200 करोड़. एंड इस साल हम 2 और शहरों में एंटर किए हैं. बेंगलोर पिछले साल के जैन-फेब के अंदर वी एंटर्ड, एंड राइट नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू पुणे. हमारी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो बाय बीइंग एबल टू सर्विस टू एज मेनी क्लाइंट्स एज पॉसिबल इन एज मेनी सिटीज एज पॉसिबल. अगर आप देखेंगे 10 बड़े शहरों के बीच में रियल एस्टेट का 85% बिजनेस इज कंसोलिडेटेड. यस, वी प्लान टू बी इन ऑल दो सिटीज इन नेक्स्ट 3 years. तो अगर आप CAGR के हिसाब से देखें, मेरे ख्याल से हम उन सारे assumption से कहीं आगे चल रहे हैं. वी हैव ग्रोन 2x लास्ट ईयर. इस साल हम 2.5x के हिसाब से ग्रो करने का सोच रहे हैं, टू बिकम एटलीस्ट अ 5000 करोड़ सेल्स कंपनी. एंड यू सेड इट राइट कि वी आर allied to the growth, but we are working on something which is dependent on our client, but by driving the growth of the business of our client, our business is growing. So अगर मैं एग्जांपल अगर लूं, हमने जैसे हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट है रौनक ग्रुप. पिछले 1 साल पीक ऑफ कोविड के टाइम में from amongst the top 30 developers, last year they closed at amongst the top 4 developers in MMR region. Now that's a very large journey in a span in the year which was very difficult for real estate. So हम अपने clients के business को all weather business बनाते हैं. For a brick mortar industry, peak of COVID में हमने virtual mechanism और media use करते हुए 100% वर्चुअल सेल्स भी किया अपने क्लाइंट्स के लिए. वी अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी
सो दैट कंज्यूमर्स को के पास प्रोडक्ट को लेके जाया जा सके और कंज्यूमर्स अपने घर के कन्वीनियंस में और अपने कन्वीनियंट समय पे बैठे हुए उस बिजनेस को कर पाए। हमारे लिए वी हैव ऑलरेडी टर्न प्रॉफिटेबल। आई कैन शेयर ओनली दैट मच विद यू राइट नाउ। वी हैव टर्न प्रॉफिटेबल। आवर बिजनेस is growing at such a pace. It is not growing to get a profit someday. It is profitable today. And now what we are saying is that we are already profitable. Now we need to grow faster so that this profitable growth can be taken to a very different scale. Our ambition is to take it to at least 5,000 crore plus business in this year, and maybe double it next year. So we did close at 2,200 crore last year. We are looking at more than doubling it. So for next 2 years, our ambition is to be present in all the cities. We are already the largest marketing and sales organization with almost 700 odd employees. These are all MBAs recruited from top campuses, going to be a 1,000-member team. This is the largest real estate organization on strategy, marketing, and sales side that any developer or any other institution would have. And these are all the experts that have been जो चुन चुन के लाए गए हैं। चुन चुन के आपने हीरे इकट्ठे किए हैं। दैट्स वन गुड वन सर। एंड और हमारी ना वेल विशेस आपके साथ हैं, आप क्योंकि हम आपसे तो इन टच में रहेंगे ही। एंड वी बिलीव कि थोड़ा ये कोविड वाला थोड़ा और सब सेटल आउट हो जाए तो हम फिजिकली आपकी एक बार कंपनी में आके या आपके टिपिकली कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ जो आप एसोसिएटेड होंगे उनके पास जाके फिजिकली ये चीज दिखाना चाहेंगे। वो आपको ज्यादा अच्छे से हम भी व्यूअर्स को दिखा पाते हैं और ज्यादा अच्छे से वो बता भी पाते हैं। और हम ये विश भी करते हैं सर 10,000 करोड़ का आंकड़ा आप जल्दी छू जाएं। और विकास जी वैसे एक बार बताएं, हमारी विश ना कभी खाली नहीं जाती है, बहुत जोर से लगती है, बहुत अच्छी चलती है। सो गुड लक। आपकी दुआएं हमारे साथ रहनी चाहिए। बिल्कुल गुड लक सर, गुड लक। अच्छा सर, आपने अभी ना एक पॉइंट बोला कि देश के सिर्फ 15 सेक्टर 85% ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट को कैटर करते हैं। ये ऐसे ही चलेगा या फिर चेंज होगा? चेंज तो हर जगह हो रहा है ना सर। आप देखो ना, पहले परचूने और किराने की दुकानें हुआ करती, आज ग्रूफर्स है, बिग बास्केट है। तो ये चेंज ऐसा ही होगा, 15% जो 15 शेयर है 85% मार्केट को होल्ड करके रखेंगी, या फिर ये स्टांस चेंज भी होगा? क्योंकि मैं एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन को पास ऑन करके जाना चाहता हूं, मैं कोई भी चीज महंगा नहीं देके जाना चाहता। यस, आपकी बात सही है, लेकिन एक कारण है क्यों ये 10 शहरों के बीच में 80-85% कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि ये 10 शहर प्रोवाइड द मैक्सिमम जॉब्स, ठीक है, फॉर पीपल। जैसे जैसे अगर न्यू कमर्शियल सेंटर्स क्रिएट होंगे तो नेचुरल है कि उसके आसपास रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स विल आल्सो कम। अभी तो अगर मैं देखूं तो एनसीआर, एमएमआर, बेंगलोर और पुणे के बियॉन्ड के जो बाकी शहर हैं उन्हीं में अभी तो ग्रोथ बहुत सारी बाकी है। अर्बन माइग्रेशन तो इज अ नेचुरल फेनोमेनन, वो होता ही जाएगा। जैसे जैसे हमारी कंट्री ज्यादा एजुकेशन ले रही है वैसे वैसे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। बट आई सी नेक्स्ट 10 years, अभी जो इंडिया के मिनी मेट्रोज इज व्हाट इफ यू कॉल, एंड जो बड़े जो टॉप 10 या 12 बड़े शहर हैं, मुझे लगता है उसमें अभी काफी जगह है, काफी स्कोप है फॉर ग्रोथ। आई एम नॉट सेइंग दैट उनके बाद के शहरों में वो आएगा नहीं, लेकिन उसके लिए वहां पे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड या somebody will have to commit in a big way as a corporate या एज गवर्नमेंट कि वहां पे मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पीएसयूज ने एक समय पे कमिट किया था कि हरिद्वार जैसे जगह में बीएचईएल की एक टाउनशिप हो जाए, भोपाल जैसे शहर में बीएचईएल की एक टाउनशिप हो जाए, एनटीपीसी दादरी में है तो उसके अराउंड एक सिटी अपने आप डेवलप हो जाता था। टाटा नगर का अगर एग्जांपल लें तो ये सब छोटे छोटे शहरों में हुआ, बट इट सेंटर्ड अराउंड अ कॉर्पोरेट, एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके पास जब वहां पे रहने का एक कारण है तो स्कूल भी हो जाते हैं, मार्केट भी आ जाता है, तो रहने के लिए वो जगह भी सूटेबल होती है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इट विल बी वेरी स्लो। विकास, एक ना क्वेश्चन मेरा सॉर्ट ऑफ अ पर्सनल भी है और सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक भी है। पर्सनल इस सेंस में है कि ये मेरी बड़ी क्यूरियोसिटी है जानने की, और पब्लिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग यही चीज जानना चाहते होंगे। पैसा कहाँ पे लगाएं, किस शहर में लगाएं, किस शहर में लगाएं और कौन सी प्रॉपर्टीज में लगाएं, कमर्शियल में, रेसिडेंशियल में, और किस शहर में?
जैसे मैं अभी एक एनरॉक की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा अगर आप कमर्शियल्स देखना चाहते हो तो हैदराबाद में भी शायद आपके लिए अच्छा हो सकता है, ऐसा उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में मार्क किया। तो मैं एक बार आपसे एक्सपर्ट कमेंट चाहता हूं कि एक आदमी है और कुछ पैसा लगाना चाहता है, किस शहर में लगाए, कमर्शियल में लगाए और या रेसिडेंशियल में लगाए? देखिए, रियल एस्टेट का कंजम्पशन बहुत लोकलाइज्ड होता है, लेकिन अगर मैं इस सवाल का सीधे सीधे जवाब दूं, इसमें मुंबई एक बहुत अलग मार्केट है। अगर आप मुंबई को निकाल दें तो बाकी सारे मार्केट्स आपस में एक पर्टिकुलर टिकट साइज में आ जाते हैं। मुंबई एक बहुत अलग कैटेगरी में ऑपरेट करता है। तो अगर आप 1 करोड़ या उससे ऊपर का अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो मुंबई इज अ वेरी गुड मार्केट टू इन्वेस्ट इनटू। एंड अगर आप कमर्शियल में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मुंबई में छोटे ऑफिसेज का ट्रेंड बहुत अच्छे से आ रहा है, जहां पे आपको रेजिडेंशियल के मुकाबले 2 से 3 गुना रेंट भी मिल जाता है। मैं एक कोविड टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल समय की बात कर रहा हूँ। अगर आप मुंबई के अलावा अगर सब 1 करोड़ या सब 75 लाख कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस समय पे 3 मार्केट्स जो कि पुणे, हैदराबाद और बेंगलोर बहुत अच्छे हैं, जहां पे कि आपको रेंटल यील्ड्स भी बेटर मिलते हैं। जनरली यू गेट बेटर बेटर वैल्यू फॉर योर मनी ऑल्सो। एंड ये सिटीज अगर आप ईज ऑफ लिविंग के हिसाब से भी देखेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से बेंगलोर नंबर 1 है, पुणे नंबर 2 है, एंड हैदराबाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत अच्छी सिटी है। सो जब वो सारा इकोसिस्टम उनके लिए सपोर्ट करता है, तो नेचुरली अप्रिसिएशन विल आल्सो बी बेटर देयर। बट अभी इसी समय पे अगर आप देखेंगे तो कमर्शियल, पर्टिकुलरली स्मॉल ऑफिसेस, एक ऐसी इवॉल्विंग कैटेगरी है जो कि अच्छी दिखती है। ज़ैनेडू ने एक और न्यू कैटेगरी ऑफ ब्रांडेड लैंड आल्सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, जो कि आई थिंक प्लॉट खरीदने का या लैंड खरीदने का सबकी एक इच्छा रहती है, लेकिन जनरली ये डर रहता है कि एनक्रोचमेंट तो नहीं हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट होंगी कि नहीं होंगी। सो वी आर ब्रिंगिंग दैट न्यू कैटेगरी वेयर a particular brand actually assures all those guarantees, which allows a normal person so that confidently they can buy this plot. So अगर आप देखें तो democratization of land buying by bringing branded players into the plotted land is something that we are working upon right now in and around MMR area, Pune and around surround areas, and that seems to be a very attractive category क्योंकि लैंड का एप्रिसिएशन इक्विटी से भी ऊपर होता है अगर 10 साल के होराइजन पे देखेंगे। यस, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू इन्वेस्ट इनटू, एंड हंगर ऑफ इंडियंस टू ओन अ पीस ऑफ प्लॉट और लैंड as long as it is safe is bigger than even gold or bigger than anything else. Sure, विकास आपने बात बिल्कुल ठीक बोली है, और मैं एग्जैक्टली यही बात अभी बोलने वाला था, आपने वो पॉइंट कर ही दिया क्लियर कि एक ही ऐसी चीज है रियल एस्टेट जहां पे 3 जनरेशन एक ही जगह पर आके ओके कर देते हैं, योर ग्रैंडफादर, योर फादर एंड द 3rd जनरेशन। तीनों जनरेशन में एक चीज कॉमन है कि पापा जमीन ले लो, कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगी। दादाजी भी बोलते हैं पापा जमीन ले लो, कहीं ना कहीं तो काम आ जाएगी बेटे। और फादर का तो खैर होता ही इंटरेस्ट है, क्योंकि उस एज ग्रुप से निकल रहे थे, उनको लैंड की वैल्यू पता है। तो एक इसके अलावा कपिल शर्मा का एक कॉमेडी शो और रियल एस्टेट का ये कंसेप्ट एक जैसा ही है कि 3 जनरेशन इकट्ठे बैठ के एक साथ कर सकती है काम। एक और चीज जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मेरे को लग रहा है ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने में से एक होगा, ट्रबल शूटिंग है, वो है कि प्लॉट की गारंटी ले लेना कि एनक्रोच्ड नहीं होगा। बढ़ना नहीं बढ़ना ये तो सेकेंडरी होता है कई लोगों के लिए। पहला उनका दिक्कत ये होता है कि सर प्लॉट लेने कहीं हम तो वहां जाते नहीं, बोर्ड लगा देंगे, वहां के लोकल माफिया एनक्रोच कर लेंगे। तो ये एक आपने बहुत बड़ा एक पॉइंट मेरे को दिया है। अच्छा विकास, मेरे को एक चीज सिर्फ ये बताइए, ब्रांडेड प्लॉट्स में होगा या कुछ एग्रीकल्चर लैंड में भी हो सकता है? क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड के भी पता है ना आपको, बहुत डिस्प्यूट है इंडिया के अंदर, और टिपिकली एग्रीकल्चर लैंड में ही ज्यादा डिस्प्यूट्स हैं। वहां पर भी आप सोच रखते हैं कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म ड्रॉ किया जाए इधर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कंपनीज के साथ, कि वहां पे भी कुछ इस तरह की गारंटीज आ जाएं? डिम्पी, हम अभी प्लॉटेड लैंड डेवलपमेंट में ही काम कर रहे हैं। हमारा थॉट है, बट वी आर नॉट लुकिंग एट एग्रीकल्चरल लैंड राइट नाउ। उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं अभी, और हमें लगता है कि ब्रांडेड सॉल्यूशन एग्रीकल्चरल प्लॉट्स में थोड़ा सा अभी समय है उसको आने में। बट हमें लगता है कि दिस कैटेगरी इज ह्यूज राइट नाउ, एंड अगर हम उसको डेमोक्रेटाइज करा पाए कि टिकट साइजेस उस रेंज में हो जहाँ पे कि सामान्य आदमी ये सोच पाए कि
मैं कुछ और ऑप्शंस के सामने, म्यूचुअल फंड के सामने या एक एंडाउमेंट पॉलिसी की जगह पे क्या मैं एक प्लॉट ले सकता हूँ जिसमें ये गारंटी है कि जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है मैं उसमें डाल सकूं एंड अश्योर हो जाऊं इस चीज से कि उस पर कोई रिस्क नहीं है, तो ये गारंटीड है कि इस कैटेगरी में एप्रिसिएशन सबसे ज्यादा आएगा। सो ठीक है। हम इस वक्त पे अभी हम, बिकॉज वी रियलाइज इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, वी आर नॉट लुकिंग एट एग्रीकल्चरल लैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है विकास, एक छोटा सा पॉइंट और करना था। जो आजकल बिल्डर्स ने अपने आप में एक और कंपनीज बना के करने लग गए हैं, जो बड़े बिल्डर्स छोटे बिल्डर्स के लिए करते हैं, वो ये होते हैं जो स्टक प्रोजेक्ट होते हैं ना, जो रुक जाते हैं प्रोजेक्ट्स, तो टिपिकली क्या है, उनको टेक ओवर कर लेते हैं, आइदर विद द हेल्प ऑफ अंडरराइटर्स, आइदर विद द हेल्प ऑफ विद देयर ओन फंड्स, क्योंकि वो जनरेट भी कर लेते हैं, उनकी मार्केट में गुडविल अच्छी होती है और उनको क्या अच्छे बार्गेनिंग पावर के साथ मिल जाते हैं। ऐसा कुछ आप भी सजेस्ट करती है, यानी आपकी कंपनी भी अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती है ऐसे कुछ सर्विसेज में है जहां पे जो स्टक प्रोजेक्ट हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाए? ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग हर किसी का हो सकता है, बट ये बिजनेस तो है ही ना, लोगों को घर भी तो मिलेगा। यस, देखिए हमारी अप्रोच उसी सोल्यूशन, तो देयर आर टू सॉल्यूशंस। एक है कि आप किसी कंपनी से टाई अप कर लें जो अपना नाम डाल के इवेंचुअली इट टेक्स ओवर योर बिजनेस एंड देन सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। लेकिन दूसरा सॉल्यूशन जो है वो ज़ैनाडू है कि चाहे स्टक प्रोजेक्ट हो, चाहे कैसा भी, वी रियलाइज प्रोजेक्ट्स गेट स्टक बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कैपिटल। वी वर्क विद लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर प्रोजेक्ट में आजकल लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, सबकी लैंडिंग है और सबको सॉल्यूशन रेवेन्यू साइड का ही चाहिए। तो अगर हमें इन दो स्टेक होल्डर्स का सपोर्ट मिलता है, डेवलपर हिमसेल्फ and financial institutions, then we believe then we can provide that solution of cash flow to developers which kickstarts that project again, हम तो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम उस रेवेन्यू जो स्टक है प्रोजेक्ट में उसको अनलॉक कर पाए विदाउट टेकिंग अवे द नेम ऑफ द क्लाइंट। सो अगर हमारे क्लाइंट को अपने नाम के साथ अपना बिजनेस अगर बढ़ाने के लिए मिलता है तो उसके लिए उससे बढ़िया सॉल्यूशन कुछ हो नहीं सकता, रादर देन गिविंग इट इनटू समबडी एल्स एंड अंडर समबडी एल्सेस ब्रांड। हम अपने क्लाइंट का ही ब्रांड बिल्ड करते हैं और जो मेन प्रॉब्लम है कि रेवेन्यू कैसे अनलॉक होगा वो हम ही कर देते हैं। ठीक है, ग्रेट वन, गुड वन। अच्छा सर, एक ना हम रियल एस्टेट के जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको जो उनके माइंड मेकर्स होते हैं, उन सबसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये जो इंटरेस्ट रेट लॉक किए हैं कम है ना, और गवर्नमेंट भी कह रही है कि उनको थोड़ा सा ये ऐसे मेंटेन रखेंगे, आरबीआई का भी बयान आया है, ये ट्रैप है या अपॉर्चुनिटी है? कई बार क्या होता है ना कि आप ब्याज दरें कम कर देते हैं बट आपका अननेसेसरीली आप उस पैसे में चले जाते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एन ट्रैप, या फिर इट्स अ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी कि एक अपॉर्चुनिटी है, नहीं भाई आपको तो लैंड लेनी है, आपको तो एक्सपेंड करना ही है, तो आप आज ही कर लो जब आपको आरओआई कम देना पड़ रहा है। देखिए लो इंटरेस्ट रेट ये शायद लोएस्ट रहे हैं पिछले 10-15 साल में जो अभी इस वक्त चल रहे हैं, एंड प्राइसेस पिछले 5 साल से बढ़े नहीं है। तो अगर आपकी कैपेसिटी है और तो ये सबसे बढ़िया समय है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का। अगर आप देखेंगे तो डिस्पाइट लॉकडाउन इंडस्ट्री काफी रेजिलिएंट रही है पिछले 6 महीने में, और इस लॉकडाउन के बाद भी कंस्ट्रक्शन जनरली लोगों ने अपना कायम रखा है, मे बी एट 60-70% कैपेसिटी। और लो इंटरेस्ट रेट्स एक सामान्य कंज्यूमर को ये अलाउ करता है ऑप्शन कि अपने मंथली सैलरी के बेसिस पे वो ये प्लान कर पाए कि अपना घर, अपने छत, उसके लिए एक प्रॉपर विदाउट पुटिंग लॉट ऑफ बर्डन ऑन हिमसेल्फ खरीद पाए। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट्स उनको ये अलाउ भी कर रहे हैं कि अगर वो 2 BHK खरीदना चाह रहे थे तो अभी सेम बजट में शायद वो 2.5 या 3 सोच सकते हैं। एंड अभी सबको ये रियलाइजेशन है कि घर बड़ा चाहिए और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर फिर कभी लॉकडाउन आया तो दफ्तर भी घर से ही चलेगा, स्कूल भी घर से ही चलेगा। और बड़े शहरों में तो पहले घर को सोचा जाता था सोने के लिए जाना है और फिर काम पे जाना है, लेकिन अब सभी को सही जगह चाहिए, सही स्पेस चाहिए, एंड लॉकडाउन से वो फायदा हुआ है। मैं तो ये काफी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गवर्नमेंट का टू अलाउ दिस इंटरेस्ट रेट्स टू कम डाउन सो एट सच लो लेवल्स, क्योंकि इट हैज केप्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ कंज्यूमर इंटैक्ट। एंड ये ट्रैप नहीं है, ये बहुत अच्छी एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, और टू फुलफिल दैट ड्रीम। हर इंडियन का एक सपना होता है अपना घर चाहिए ही चाहिए।
नौकरी लगते ही माता पिता पहले ही बोलते हैं बेटा एक प्लॉट लेके डाल दे, एक फ्लैट यस। लेके डाल दे, किराए पे ही चढ़ा देना, छोटा ही ले ले। सो हाँ ये यंग जनरेशन जो पहले शेयरिंग में बिलीव कर रही थी, लॉकडाउन हाँ, के बाद सभी का ओरिएंटेशन ये है कि पहले अपना घर होना चाहिए पहले एंड अपना घर होना चाहिए, को ये बात अलाउ आप कर रहे बिल्कुल हैं। सही कह रहे हैं। और अब तो बगैर ऐड भी बनती है, अपना घर भले छोटा हो लेकिन अपना घर अपना ही होता है। अब वो अपना मेरे घर को ऐड अपना ही ध्यान नहीं आ होता रही, किसी पेंट कंपनी की थी शायद वो, तो उन्होंने ये बात एक ऐड में बनाया कि अपना घर तो अपना ही होता है। है, खैर अपना आई घर बिलीव वो तो जिनका घर है और जिनका घर नहीं है, आप उन दोनों से ही पूछ सकते हैं अपने घर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जिनके पास नहीं है उनकी सिर्फ एक ही नजर होती है कि मेरे को किसी तरह से घर मिल जाए, और जिनके पास है वो उस चीज का भगवान को थैंक यू करते हुए नहीं थकते हैं कि भाई कम से कम आपने हमको छत तो दे दी है। एक चीज, विकास आपसे बातचीत करते करते कब कब में आधा घंटे से ज्यादा समय हो गया हमको पता ही नहीं चला। आई होप आपको भी काफी मजा आ रहा होगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पता करना चाहता हूँ। जैसे आपने एक मुंबई वाला एग्जांपल दिया कि आप छोटे छोटे ऑफिस में आ सकते हैं, 1 करोड़ की अगर आपका बजट है, तो मुंबई भी अपने आप में अब डायनामिक है। नवी मुंबई में आना है, सेंट्रल मुंबई में होने चाहिए कि वेस्टर्न में होने चाहिए जहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस ज्यादा है? देखिए इन 3 मार्केट्स जो आपने लिए, तीनों मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज अब आ रही हैं। हम्म। वेस्टर्न सबर्ब्स में आप खर्चा बहुत करते हैं लेकिन आपको ढंग की क्वालिटी अभी भी नहीं मिलती है। बट आई एम सीइंग लॉट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग इन जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को लाया जा रहा है। हमने तीनों जगह पे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आई कैन टेल यू इन ऑल 3 प्लेसेस डिमांड बहुत ज्यादा है छोटे ऑफिसेज की फॉर somebody who is for example, a CA who has his private practice, somebody who is an architect. आप गाला में बैठते हैं स्टेशन के पास, आपको रहना है, लेकिन जिस तरीके के ऑफिस में आप काम करते हैं वो आपको इंस्पायर नहीं करता। हमारी कोशिश ये है कि आप छोटा ऑफिस तो लें, खरीदें, लेकिन उसके साथ आपको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। क्या आप एक रियली 5 स्टार इकोसिस्टम एक छोटे ऑफिस वाले डेवलपमेंट में ला सकते हैं, जिससे कि अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने क्लाइंट्स को या अपनी मीटिंग्स को अपने ही ऑफिस में करें। क्या साथ में एक इकोसिस्टम और हो सकता है जिसमें कि बिजनेस सेंटर मिल पाए, नीचे रिटेल हो पाए, जिससे कि आपका एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वर्क एनवायरनमेंट जो है वो एनहांस किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों मार्केट्स, एंड आई विल ऐड ठाणे ऑल्सो टू दिस, ठाणे, नवी मुंबई, सेंट्रल सबर्ब्स एंड वेस्टर्न सबर्ब्स, खासकर अंधेरी और उसके बियॉन्ड, are the markets in which there's a huge opportunity for something like this. ठीक है, ग्रेट। तो आपने मुंबई का नाम ले लिया, मुंबई के सारे सबर्ब्स के एरिया का भी नाम ले लिया आपने। ये भी कहा कि अगर आपका 1 करोड़ से कम का बजट है, फिर भी अगर आप आना चाहते हैं तो आप पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये 3 मार्केट है जहाँ पे रेंटल वैल्यू आपके पास काफी अच्छी है, स्टेबिलिटी भी है। टिपिकली बेंगलुरु के अंदर ज्यादा दिखता है कि एक स्टडी ग्रोथ के साथ आपको होता है, फ्लक्चुएशन नहीं होती। सर आपने नॉर्थ इंडिया के किसी भी शहर के बारे में और दिल्ली एनसीआर के बारे में जिक्र तक नहीं किया, ये मार्केट इतनी खराब है क्या सर? सर मार्केट खराब नहीं है। आई थिंक मार्केट हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ ग्रीफ, एंड उसका कारण यह है कि एनसीआर मार्केट काफी इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट था। अगर आप मुंबई, पूना, बेंगलोर, हैदराबाद, इन मार्केट्स को देखेंगे तो इसमें काफी एंड यूजर ने आके इंडस्ट्री को संभाला है। बट मार्केट्स लाइक नोएडा वगैरह में इतना इन्वेस्टर ओरिएंटेड ट्रांजैक्शंस हुए हैं कि suddenly nobody got any exit, and markets have corrected big time, 25 to 30% प्राइस नीचे आ गया, और शायद ज्यादा। अगर आप ड्राइव करेंगे किसी भी हाईवे पे तो आपको दोनों तरफ अंडर डेवलपमेंट टावर्स दिखेंगे जो कि जिनकी कोई होप नहीं दिख रही है। मार्केट बहुत बुरे तरीके से करेक्ट हुआ है एनसीआर में, और टू अ पॉइंट वेयर फ्रॉम बीइंग इक्वलेंट टू अ मार्केट लाइक एमएमआर, टुडे इट इज इक्वलेंट टू समथिंग लाइक पुणे। करीब 35 से 40 हजार करोड़ की पूरे एनसीआर मार्केट में सेल होती है आज, जो कि पहले करीब 70-80 हजार होती थी। सो मार्केट में बहुत इम्पैक्ट आया है। वी जेन्युइनली बिलीव कि सर्विस लाइक ज़ानाडू इज वेरी डेफिनेटली नीडेड इन एनसीआर, एंड इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं कि इवेंचुअली आफ्टर पुणे we look forward to opening our business in NCR too, so that we are in our small capacity, whatever value we can add, we do and unlock some of the revenues that are stuck there. But market बहुत अच्छा है। मार्केट, आई थिंक एनसीआर इकलौता मार्केट है पूरे नॉर्थ को जो कंज्यूम करता है, लेकिन somehow these are 5 cities in one, but somehow it now will come back. ये साल तक जो था, अब इसके बाद से it will come back, and we want to be there. सर आपकी बात बिल्कुल सच निकलेगी। अब आप जब नॉर्थ इंडिया में आएंगे और थोड़ा दिल्ली एनसीआर के रहेंगे तो आपसे भी हम रूबरू हो पाएंगे, इजिली हो पाएंगे, जल्दी भी हो पाएंगे।
और वैसे तो आप इस मार्केट के पूरे खिलाड़ी हैं, समझ रखते हैं सारी, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर में हम आपका स्वागत तो करेंगे ही। जब आप आएंगे तो ऑफ कोर्स हम आपका वेलकम बिल्कुल करने के लिए हम भी आपके साथ ही खड़े होंगे वहीं पे ही। जी। थैंक यू वेरी मच विकास, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और मैं एक और चीज बोलूंगा, टिपिकली जब भी आप रियल एस्टेट वालों से बात करें या आप मिलते होंगे ना, तो आपको एक सेंस ऑफ ना इनसिक्योरिटी सी आती है, पता नहीं यार ये वैसी बातें बोलते हैं घुमा फिरा के, इनका अपना बिजनेस होता है, अपना माइंडेड होता है। बट डोंट माइंड इट, आपसे बातचीत करके ना हमको बिल्कुल क्लियर थॉट दिखा। कहीं नहीं ऐसा दिखा है कि विकास रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, कहीं ऐसा नहीं दिखा कि विकास को रियल एस्टेट से लेकर आपसे कोई सरोकार है। सीधी सीधी बात, साफ बात, स्पष्ट बात आपके सामने आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, थैंक यू वेरी मच। एंड आई होप कि जब भी आप दिल्ली एनसीआर में आएंगे तब तो आपसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे इससे पहले भी आपसे हम जल्दी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डिम्पी। हमारा बिलीफ यही है, सीधी बात सरल शब्दों में हमारे कंज्यूमर्स को समझाई जाए, जिससे कि वो अपनी जीवन का सबसे बड़ा डिसीजन आसानी से ले सकें। बट थैंक यू वेरी मच, प्लेजर वाज ऑल माइन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस 2019 वाला ग्रेट प्लेस टू वर्क वाला अवार्ड के लिए। और आई होप कि आपको इस तरह के अवार्ड रेगुलरली और भी आपको मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो आज हमारे साथ विकास चतुर्वेदी थे जो कि ज़ेनाइडू रियलिटी से थे, और वो ये बता रहे थे कि दिल्ली एनसीआर के अंदर तो अभी है अपॉर्चुनिटीज, बट थोड़ा सा अभी और ग्रिल होने की जरूरत है। बट पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु मार्केट ठीक है, मुंबई की मार्केट ठीक है। और जो सबसे अच्छा कंसेप्ट मेरे को इस पूरे इंटरव्यू के अंदर लगा, वो ये लगा कि जो प्लॉट का एश्योरेंस है, या जो रियल एस्टेट वालों को एश्योरेंस है जो ज़ेनाइडू रियलिटी दे रहा है, ये अपने आप में बहुत कमाल की चीज है। कंपनी को अच्छे से सर्च करें, अच्छे से पढ़ें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट के अंदर ज़ेनाइडू रियल एस्टेट एक पैदा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नई सीरीज के साथ, नए इंटरव्यूज के साथ हम आपके साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।